कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत लगन के साथ मेहनत करिए। जितने ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे, जितने ज़्यादा आप गहन अध्ययन करेंगे, आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब हो जाएंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। भारत के भूगोल का आगे का प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि किस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है? लाल, काली, लेटेराइट, जलोढ़। तो दोस्तों, काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है और इसमें सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, इसको अगर जल्दी जल्दी जम जाती है और सूखने पर क्या होती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी। तो भारत में सबसे बड़ा जो मिट्टी का वर्ग पाया जाता है दोस्तों, वो होता है आपका कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? कछारी मिट्टी होती है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? एल्युमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये राजस्थान के जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली, सीकर, जैसलमेर, बीकानेर जैसे जिलों में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, सोरधम, सूरजमुखी, मटर। तो दोस्तों, वो फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है उसमें कई हैं। अल्फाल्का, ट्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन। लेकिन इन सभी में से जो ऑप्शन को क्या दे रहा है? मटर दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत के कुछ भागों में अगर हम यात्रा करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कुछ मिट्टी लाल टाइप की दिखाई देती है। उस मिट्टी के लाल होने का क्या कारण है? मैग्नीशियम का बहुल होना, संचित ह्यूमरस, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण ही क्या होता है, उसका रंग जो होता है वो लाल दिखाई देता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा होती है जो लोहे के अतिरेक के कारण अनर्गल होती जा रही है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है मरुस्थलीय बालू, अगला है जलोढ़, सी है पाडलिक, डी है लेटेराइट। तो दोस्तों, लेटेराइट एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें लोहे की अधिकता के कारण अनर्गल होती जा रही है। और आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? अम्लीय, छाली, जलोढ़, रेंगुड़। तो चाय की मिट्टी यानी कि चाय के बागानों के लिए जो मिट्टी सबसे उपयुक्त समझी जाती है दोस्तों, वो होती है अम्लीय। क्योंकि उसकी जो क्षमता होती है वो कैसी किस टाइप की होती है? उसमें गुण होता है अम्लीय माध्यम। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसमें गहरी अम्लीय व कच्छ जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकास की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? लाइम, जिप्सम, कैल्शियम और वेजिटेबल फास्फोर कंपोस्ट। तो दोस्तों, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य अगर बनाना है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा तरीका है जो मिट्टी को उर्वरता प्राप्त करने का नहीं होता? तो दोस्तों देखिए, फसल चक्र, मिश्रित खेती, बीज संशोधन, बहुफसली खेती। तो दोस्तों, बीज संशोधन एक ऐसी विधि है जो क्या होता है कि उपज पर इसका प्रभाव पड़ता है उपज पर, लेकिन मृदा की उर्वरता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आंसर क्या हो जाएगा? बीज संशोधन। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बाभर कहलाती है, भांगर कहलाती है, खादर कहलाती है, फिर खोंडोलाइट कहलाती है। तो दोस्तों, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को भांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति जो होती है वो बाढ़ की पहुँच से बहुत ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टी का जो रंग होता है वो पीला होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? भांगर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन ऑन नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। और फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार करना है। अगर मृदा संरक्षण को करना है, अगर किसी मृदा का संरक्षण करना है तो कौन सी विधि अपनाई जाती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो पहला क्या दिया हुआ है? सस्य वर्तन यानी फसलों के हेरफेर, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण और वायु रोध। भारत में मृदा संरक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है? तो भारत की बात की जा रही है तो फसलों की हेरफेर दोस्तों, वेदिका निर्माण और बालू रोध। तो 1, 3, 4 कहाँ पे दिया हुआ है? डी पे दिया हुआ है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगला प्रश्न, पार्जोल क्या होता है? कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी, शुष्क प्रदेशों की मिट्टी, अत्यधिक अवर जलोढ़ मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाती है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के, यानी टैगा वन, जिस टैगा वनों में ये क्या पाई जाती है? टैगा वन प्रदेशों में ये पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा? ये कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है ये एक प्रकार की। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हल्दिया की बात करें तो दोस्तों, हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो आपका ये गलत हो गया। जामनगर गुजरात में है, ये भी गलत हो गया दोस्तों। नुमालीगढ़ गुजरात, ये भी गलत, उड़ीसा में है, ये भी गलत हो गया। पानीगुड़ी तमिलनाडु, तो ये सही है दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक तरफ बंदरगाह दिया हुआ है और एक तरफ राज्य दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, पारादीप उड़ीसा में है, कांडला गुजरात में है और मुंबई गोवा में। तो दोस्तों ये चारों ही सही हैं, पर यहाँ नीचे कूट नहीं आ पाया दोस्तों, तो आप इसमें कर लीजिए सभी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह ये है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि पाई जाती है? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। तो दोस्तों गुजरात में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि अवस्थित है, तो ये क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं। भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी होती है वो कौन सी है? तो दोस्तों भारतीय मुद्राओं की अगर हम बात करते हैं मृदा की, तो उसमें सबसे अधिक कमी होती है जस्ते की। किसकी कमी होती है दोस्तों? जस्ते की होती है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 5 मौसमों का बाग स्थित है? डल झील के समीप, बहरोली के समीप, शांत घाटी के समीप या फिर ऊटी के समीप? तो दोस्तों 5 मौसमों के अगर हम बाग की बात करते हैं तो ये महरौली के समीप स्थित है। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित है? आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात एवं प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। वन्य प्राणी अभयारण्यों में सीमित जीवी हस्तक्षेप, ठीक है, हस्तक्षेप की अनुमति अनुभूति होती है, ठीक है। तो ये अनुभूति नहीं दोस्तों, अनुमति होगा। इसको भी हमको ठीक करना होगा, तो ये इसको अनुमति कर लेते हैं। ये अनुमति है दोस्तों, ठीक है, ये अनुमति। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित बिल्कुल सही है। आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात परिजात से गलत हो गया दोस्तों। वन्य जीव अभयारण्य में सीमित जीवी हस्तक्षेप की अनुमति होती है, सही है। तो 1 2 3 1 2 3 कहाँ पे? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मधुपुर में, केलोदे राष्ट्रीय उद्यान धाना, मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, लाल छापर अभयारण्य चुरू। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पे पड़ता है? धाना में है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, समस्त विश्व में चीतों की सर्वाधिक आबादी भारत में अनुमानित की गई है? तो दोस्तों समस्त विश्व में चीतों की आकलित संख्या 5000 से 7000 के बीच है, और भारत में चीतों की संख्या लगभग 2500 से 3750 के बीच है, जो विश्व के अन्य किसी देश से अधिक है। यह संख्या किसी भी विकल्प में शामिल नहीं है, लेकिन निकटतम क्या कौन सी दी गई है दोस्तों? 6000 हो जाएगी ए पे। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, असम में, गुजरात में, राजस्थान में? तो दोस्तों जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रन में स्थित है, जो कि 4954 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1972 में हुई थी, और ये कहाँ है? गुजरात में है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। आगे चलते हैं। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो दोस्तों एक सींग वाला गैंडा जो पाया जाता है वो पाया जाता है पश्चिम बंगाल और असम राज्य में। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अभयारण्य राइनों के लिए जाना जाता है? देखिए राइन मतलब होता है एक सींग वाला गैंडा, तो ये क्या हो जाएगा? अभयारण्य राइनों के लिए जाना जाता है कौन सा? तो ये जाना जाता है काजीरंगा
गेंडे के लिए जाना जाता है दोस्तों, तो ये काजीरंगा हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों ये तो इतने ईजी हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके नंबर गेन करने वाले हैं, तो बहुत ही आसान है, जिसका आंसर सभी को पता होता है। तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा है? नंदा देवी उत्तराखंड, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, नाम दफा उत्तर प्रदेश, कुलेरू राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। तो इसमें से मिलान करना है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों नंदा देवी की अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा की बात करें अगर हम, तो दुधवा है उत्तर प्रदेश में। दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में है, कुलेरू आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ है? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की चलते हैं। पेंच राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पे विजिट नहीं किया है तो आप चैनल पे विजिट करें। अगर आपको जो पुराने प्रश्नों को भी देखना है तो दोस्तों इस पर और वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये रिवीजन चल रहा है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो पेंच राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पेंच राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पन्ना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो दोस्तों पन्ना नेशनल पार्क जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मध्य प्रदेश। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, असम, बिहार। सरिस्का राजस्थान, सरिस्का की बात की जा रही है दोस्तों, बताइए। सरिस्का बाघों के लिए जाना जाता है और ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान राज्य में स्थित है। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये किस चीज़ का राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये बाघ का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, बाघ। चलिए आगे चलते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों मानस बाघ के लिए जाना जाता है और ये है कहाँ दोस्तों? तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मानस की अगर बात करें दोस्तों तो ये असम राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो ये असम राज्य में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कार्बेट, दुधवा, नामदफा, डेजर्ट नेशनल पार्क। आइए देखते हैं ऐसे कौन सम्मिलित नहीं है। कार्बेट की बात करें दोस्तों तो ये बाघ के लिए जाना जाता है, दुधवा बाघ के लिए जाना जाता है, नामदफा बाघ के लिए जाना जाता है। पर डेजर्ट, ये तीनों सेम हो जाएंगे दोस्तों क्योंकि ये तीनों बाघ के लिए हैं। ठीक है, अलग पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सही नहीं है इसमें से। देखिए तीनों तो सेम है लेकिन चौथा अलग है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सारस के लिए जाना जाता है दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो यही आंसर सेम नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा सही कूट का चयन करना है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। थाईलैंड को पुराने समय में श्याम नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अष्टछाप भक्तों का एक समूह था जो आदिशंकर के शिष्य थे। तो दोस्तों इसमें से सही कूट का चयन करते हुए आपको उत्तर का चयन करना है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों सिमलीपाल की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा राज्य में है, ये बिल्कुल सही है। थाईलैंड को पुराने नाम श्याम नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। और अगर हम सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों तो भुवनेश्वर से 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 2750 वर्ग किलोमीटर है। 24 जून 1939 तक थाईलैंड को आधिकारिक रूप से श्याम के नाम से जाना जाता था। 1945 से 1949 को पुनः इसे श्याम नाम से ही जाना जाता था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा पहला, दूसरा। पहले दूसरा कहाँ पे? ए पे दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तरांचल में, कर्नाटक में। तो दोस्तों आंसर दीजिए। राजीव गांधी, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही तो ये कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
आपके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल या फिर कर्नाटक। बस समझ में आ रही है दोस्तों? तो फटाफट से आप लोग आंसर दिया करिए दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके पूरे नंबर गेन करा के जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दीजिए कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये आपके भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर राज्य में है, तो ये कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों फूलों की घाटी जो स्थित है वो आपके केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी आपके केरल राज्य में स्थित है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके यह नाम रखा गया है, जिसका नाम है सलीम अली नेशनल पार्क। तो सलीम अली, एक क्वेश्चन बन सकता है, सलीम अली नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? तो ये है फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? पनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर, राष्ट्रीय पशु उद्यान कलकत्ता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर भारत का प्रथम तितली उद्यान की बात करें तो ये पन्नरघट्टा जैविक उद्यान है, जो कि बेंगलोर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगलोर में स्थित है। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों एक प्रश्न और बन के आ सकता है ऐसे नॉर्मली, कि भारत का जो तितली उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है दोस्तों। अगले चलते हैं। फास्टफूड वन्यजीव सेंचुरी जिन जनपद में है वह जनपद है अल्मोड़ा में, चमोली जिले में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में। तो ऑक्सफोर्ड वन्यजीव सेंचुरी जो स्थित है दोस्तों वो पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, पिथौरागढ़ में स्थित है। और अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो कितनी है? तो ये पिथौरागढ़ जिले से 54 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, उत्तराखंड में। चलिए, पिथौरागढ़ कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड। ये पड़ता है आपके उत्तराखंड में। आगे चलते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान, तो ये स्थित है आपके देहरादून राज्य। कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वन्य अनुसंधान संस्थान स्थापित है हैदराबाद में, नैनीताल में, सोलन में, देहरादून में। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है वो उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। और ये सबसे प्राचीन संस्थान है। 1991 में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डिंड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। तो आंसर क्या होगा? देहरादून दोस्तों। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर टिम्ड विश्वविद्यालय की बात करें किस सन में घोषित किया गया? तो 1991 में। 1991 में से टिम्ड विश्वविद्यालय में चेंज कर दिया गया। आगे चलते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1973, 1997, 1998, 1996। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों 1973 में की गई थी। कब की गई थी? 1973 में की गई थी। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? आपके उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है अलकनंदा नदी से, रामगंगा नदी से, धौलीगंगा नदी से, डी क्या है? शारदा नदी से। बताइए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जल कहाँ से प्राप्त करता है? आपको फटाफट से आंसर देना है कि जल कहाँ से प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये जल प्राप्त करता है आपके रामगंगा नदी से। कहाँ से? रामगंगा नदी से। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से व्याघ्र अभयारण्य कौन सा नहीं है? कान्हा, रणथंभौर, काजीरंगा और बाघौगढ़। तो दोस्तों काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, जो कि कुल 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। और इस अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए जाना जाता है ये, ना कि व्याघ्र अभयारण्य। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? काजीरंगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? कान्हा, मानस, पेंच और सरिस्का। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। तो अगर बाघ आरक्षित क्षेत्र जो 2 राज्यों में विस्तृत है वो कौन सा है दोस्तों? पेंच है। पेंच बाघ राष्ट्रीय क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? पेंच। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगर परसेंटेज की बात करें तो मध्य प्रदेश में 90% है, महाराष्ट्र में 10%। आगे चलते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी
आपको मिलान बताने कौन सुमेलित है। बाघोगढ़, मांडतिया व माधव राष्ट्रीय उद्यान बस्तर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान शहडोल। चलिए आइए मिलान करते हैं। कान्हा आपके कांडला में स्थित है दोस्तों, कांडला में स्थित है। बाघोगढ़ की बात करें तो ये शहडोल में स्थित है। शहडोल कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो शहडोल आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये शिवपुरी मध्य प्रदेश। इंद्रावती कहाँ है, तो इंद्रावती बस्तर छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 2 4 1 3। 2 4 1 3 कहाँ पे, ए पे। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। बक्सा बाग परियोजना की बात की जा रही है दोस्तों, ये किस राज्य में स्थित है। बक्सा बाग परियोजना, फटाफट से आंसर आपको देना है कि बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों बक्सा बाग परियोजना की अगर हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसकी स्थापना जो दर्ज किया गया था वो कब किया गया था, 1992 में इसको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। आगे चलते हैं। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ कहाँ पाई जाती हैं। इरावलीपुरम राष्ट्रीय पार्क में, मन में, पेरियार आरक्षित क्षेत्र में, सांगाटी में। तो दोस्तों अगर नीलगिरी की मेघ बकरियों की हम बात करते हैं तो ये इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती है। यह दुर्लभ पर्वतीय बकरियां होती हैं जिन्हें नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं 5%, 2%, 6%, 4%। तो विश्व के जो वन्य जीव जो भारत में पाए जाते हैं उनका प्रतिशत कितना है दोस्तों, तो 5% है। कितने हैं, 5% है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारत में भू क्षेत्रफल संसार के कुल भू क्षेत्र का केवल 2% ही है, किंतु यहाँ पृथ्वी के ज्ञात संपूर्ण जीवों में से लगभग 5% का निवास है। भारत में पौधों की जो 15,000 प्रजातियाँ तथा जीवों की 75,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। बात समझा नहीं। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में। तो दोस्तों भारत में कुल 97 राष्ट्रीय पार्क हैं। सर्वाधिक पार्कों की संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और निकोबार एवं मध्य प्रदेश में 9 हैं। इसके बाद केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 6 है दोस्तों। बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों एक गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो शेयर करें। जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि बेल आइकन ऑन कर दें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। देखिए इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छे से ज़्यादा प्रश्नों को लाने का प्रयास करेंगे। और इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला दोस्तों आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ये सेलेक्टेड टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये आने की उम्मीद है। ऐसे प्रश्नों को मैं लाता हूँ दोस्तों। तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है। और दोस्तों आपका विश्वास आपका विश्वास, आपकी सफलता, इसी उद्देश्य के साथ, इसी लक्ष्य के साथ मैं ये वीडियो आपके बीच लाता हूँ। इस उम्मीद से कि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका भरोसा इसी तरह बना रहेगा दोस्तों। मैं इसी तरह प्रश्नों को लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे आगे नए प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों आपको इस तरह से मेहनत करनी है कि मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशा तलाश कर। तो दोस्तों ऐसे ही आपको लगातार मेहनत करते रहना है क्योंकि दोस्तों कमल जो है वो कीचड़ में ही खिलता है दोस्तों। तो आप जितना ज़्यादा अपने आप को तपाएंगे इस शिक्षा में, गहन अध्ययन में दोस्तों, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।